नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भारत की G20 की अध्यक्षता का लोगो, थीम और वेबसाइट का किया अनावरण। कहा, अगले साल विश्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने जा रहा है, लेकिन भारत सदियों से अनेकों मोटे अनाज को अपने घर की रसोई में दिए हुए हैं जगह। कश्मीर में केसर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने GI टैगिंग की शुरुआत। GI टैग ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कश्मीरी केसर की प्रमुखता को बढ़ाया। कश्मीर घाटी में इस वर्ष केसर की अच्छी उपज से किसान खुश। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कामरूप 6 गांव में फल प्रसंस्करण इकाई का किया उद्घाटन। कहा, राज्य सरकार चावल के MSP को कम से कम 2006 रुपए करने के लिए प्रतिबद्ध। राज्य के युवाओं से कृषि उत्पादन के प्रसंस्करण और पैकेजिंग पर ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री ने की अपील। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 27 में कड़ी कार्रवाई पर दिया गया बल। गरीब देशों ने धनी राष्ट्रों और तेल कंपनियों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए ठहराया जिम्मेदार। कहा, प्रदूषकों को जलवायु परिवर्तन के लिए करना होगा भुगतान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को G20 के लोगो और थीम के अनावरण के अवसर पर कहा कि आज के समय में दुनिया इलाज के लिए आरोग्य की तलाश कर रही है। हमारे आरोग्य और योग्य के लिए विश्व भर में उत्साह है। हम इसके विस्तार के लिए एक वैश्विक व्यवस्था बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया अगले साल मोटे अनाज का साल मनाने जा रही है, जबकि भारत ने सदियों से मोटे अनाज को घर की रसोई में जगह दे रखी है। आज विश्व इलाज की जगह आरोग्य की तलाश कर रहा है। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, जिसे लेकर दुनिया में एक नया विश्वास और उत्साह है, हम उसके विस्तार के लिए एक वैश्विक व्यवस्था बना सकते हैं। अगले साल विश्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने जा रहा है, लेकिन हम तो सदियों से अनेकों मोटे अनाज को अपने घर की रसोई में जगह दिए हुए हैं। साथियों, कई क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां ऐसी हैं जो विश्व के अन्य देशों के भी काम आ सकती है। और किसान इस साल केसर की फसल से खुश हैं। कश्मीरी केसर का GI टैगिंग इसमें मिलावट को रोक देगा और कश्मीर में केसर की पैदावार की आड़ में अन्य देशों में खेती की जाने वाली केसर के विपणन को समाप्त कर देगा। केसर की मिलावट पहले इस फसल से जुड़े किसानों के आर्थिक हितों को प्रभावित कर रही थी। कश्मीर में केसर उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु जम्मू कश्मीर सरकार ने GI टैगिंग की शुरुआत सहित नई पहल शुरू की है। GI टैग ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कश्मीरी केसर की प्रमुखता को बढ़ाया है। GI चिन्ह का उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और जिनके पास उस मूल के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। केसर उत्पादकों को उम्मीद है कि यहां उगाए जाने वाले केसर को GI टैग मिलने के बाद अब उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। कश्मीरी केसर को समुद्र तल से 1600 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है, जो इसकी विशिष्टता को जोड़ता है और इसे दुनिया भर में उपलब्ध केसर की अन्य किस्मों से अलग करता है। केसर की खेती और कटाई जम्मू और कश्मीर के करेवास हाईलैंड्स में की जाती है और इसे भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत यानी GI टैग सौंपा गया है। ये मसाला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा, बडगाम,
कुलगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर क्षेत्रों में उगाया जाता है। ईरान दुनिया में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत एक करीबी प्रतियोगी है। हालांकि कश्मीर केसर के जीआई टैग के साथ भारत एकमात्र केसर उत्पादक देश बन गया है जिसे जीआई सौंपा गया है और जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात बाजार में इसकी अधिक प्रमुखता होगी तथा जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से सर्वोत्तम लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कश्मीर को दुनिया के सबसे अच्छे केसर में से एक का उत्पादन करने का गौरव प्राप्त है। इसीलिए इस सुनहरे मसाले को न केवल केसर की खेती से सीधे जुड़े परिवारों की एक बड़ी संख्या के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस सुनहरे मसाले को संरक्षित करना हमारी व्यक्तिगत, सामूहिक और नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कामरूप ग्रामीण जिला के 6 गांव में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज सुविधा और सतवाड़ी में फूड प्रोसेसिंग पार्क में फल प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया। असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 24.75 करोड़ रुपए की लागत से 5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज सुविधा का निर्माण किया गया है। इस सुविधा के चिलर और फ्रीजर कमरे जिसमें कामरूप मेट्रो, कामरूप ग्रामीण, ग्वालपाड़ा, नलबाड़ी और बरपेटा जिलों के किसानों को लाभ होने की संभावना है। यूएल 6 गांव कॉलेज खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा ने राज्य के युवाओं से कृषि उत्पादों और वस्तुओं के प्रसंस्करण और पैकेजिंग पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अदरक, काली मिर्च, नींबू, जोहा, चावल जैसी राज्य की उपज की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वस्तुओं के किसान अपनी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य तथा प्राप्त कर पाएंगे जब उनकी उपज आगे संसाधित और पैक हो जो उनके मूल्यवर्धन में वृद्धि करेगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की चल रही प्रक्रिया पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार की पहल के कारण पिछले कुछ वर्षों में बागवानी उत्पादों का वार्षिक निर्यात 200 करोड़ रुपए हुआ है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा आसानी से 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। उन्होंने कृषि विभाग से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की अपील की, ये कहते हुए कि राज्य की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर अत्यधिक निर्भर है। मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में राज्य सरकार की पहल, कृषि उपज के लिए बाजार का विस्तार और युवाओं को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के बारे में बताया। उन्होंने राज्य के 220 स्थानों पर चावल मिलों और 110 स्थानों पर धान भंडारण सुविधाओं की पहल के बारे में बताया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमी और उद्योगपति इन चावल मिलों और धान भंडारण इकाइयों पर 50% तक सब्सिडी हासिल करने में सफल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से भी आगे आकर अगरवुड, सागौन लकड़ी की खेती आदि में शामिल होकर आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने असम सरकार की कई नई पहलों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस समय से ये सुनिश्चित करेगी कि चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 2006 रुपए किया जाए। इसी प्रकार अगले माह से 9 लाख नए हितग्राहियों को अरुणोदय योजना में जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी जनवरी से राज्य की लगभग 52 लाख आबादी का राशन कार्ड प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों के इसके जरिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज का हकदार भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले साल से 25 नए कॉलेजों का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। और दुनिया भर में मानवीय गतिविधियों के चलते जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर होती जा रही है। दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का असर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे माहौल में COP27 से आशा की एक नई किरण जागी है। हालांकि अतीत में हुई ऐसी बैठकों से हाथ लगी मायूसियों के चलते इस बार उम्मीदों का असर नपातुला और संयमित है। क्या है UNFCCC और क्या है COP सम्मेलन, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
यूएनएफसीसीसी का इतिहास। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से दुनिया को बचाने के लिए 1992 में रियो में पहले पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि का नाम था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस संधि पर 154 देशों ने हस्ताक्षर किए। यूएनएफसीसीसी संधि मार्च 1994 से लागू हुई। यूएनएफसीसीसी के प्रमुख उद्देश्य हैं पर्यावरण सुरक्षा के लिए लगातार वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना, विचार विमर्श के लिए नियमित बैठकों का आयोजन करना, पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मसौदे तैयार करना, खाद्य उत्पादन को कम किए बिना सतत विकास का मॉडल तैयार करना। यूएनएफसीसीसी संधि पर फिलहाल 198 देशों ने दस्तखत किए हैं। क्या है कॉप? यूएनएफसीसीसी के सदस्य देशों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अर्थात कोप कहते हैं। प्रत्येक वर्ष कोप की बैठक संपन्न होती है। कोप का सचिवालय बॉन, जर्मनी में है। कोप का अध्यक्ष आमतौर पर आयोजक देश का पर्यावरण मंत्री होता है। उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को खतरनाक सीमा से नीचे स्थिर रखना। महत्वपूर्ण परिणामों के साथ कोप वर्ष 1995 में कोप 1 जर्मनी के बर्लिन में हुआ। वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में संपन्न हुए कोप 3 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल कानूनी रूप से विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों हेतु बाध्य करता है। वर्ष 2002 में कोप 8 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दिल्ली घोषणा पत्र सबसे गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित हुए कोप 21 में पेरिस समझौता हुआ। पेरिस समझौते का लक्ष्य है वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक समय से 2.0 डिग्री से नीचे रखना, जहां तक संभव हो वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना। समझौते में अमीर देशों को वर्ष 2020 के बाद भी सालाना $100 अरब की फंडिंग प्रतिज्ञा बनाए रखने की बात कही गई है। कोप की चुनौती: सभी देशों को जलवायु परिवर्तन संबंधी अपने कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता होगी और इसके लिए न केवल शमन के लिए बल्कि अनुकूलन हेतु भी विकसित देशों द्वारा वित्तीय प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने की आवश्यकता है, जो कि दिखलाई नहीं देती। शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए केवल प्रतिबद्धता या नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना विकसित देशों की तुलना में पर्याप्त नहीं हो सकती है। उसे लागू करना भी महत्वपूर्ण है। उन्हें जलवायु वित्त के मामले में भी अधिक खर्च करने की आवश्यकता होगी। विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना और संसाधनों के नुकसान व क्षति जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अनुकूलन के लिए वित्त का बेहतर प्रवाह सुनिश्चित करना भी होगा। राष्ट्रों के बीच बेहतर साझेदारी पर अधिक दबाव डालने की आवश्यकता है। जलवायु समानता के बारे में बात करते समय विकासशील और विकसित देशों के साथ जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है और इसके कई पहलू हैं। देशों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कई पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मिशन लाइफ की शुरुआत कर पर्यावरण सुरक्षा को जन जन से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुजरात सूरत के ओलपाड़ में भाड़ुद गांव और 100% सोलर पंप से संचालित हो गया है। गांव की 688 बीघा कृषि भूमि पर 5 HP के 15 पंपों का प्रबंधन किया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल की विशेषता वाली ये पहल पूरी तरह से कार्यरत हो गई है। ग्राम पंचायत और एक NGO ने सरकार के सिंचाई विभाग के मार्गदर्शन के साथ 2 साल के भीतर डीजल से सौर ऊर्जा संचालित पंपों में रूपांतरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जिला पंचायत और NGO ने राज्य सरकार की सिंचाई संबंधी योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए खेतों में सिंचाई पाइपलाइनों को स्थापित करने में सौर पंप और ग्राम पंचायत भी सहायता कर रही है। सोलर पंप लग जाने से किसानों के जीवन को काफी लाभ हुआ है। इस पहल के माध्यम से भाड़ुद गांव के 401 किसान अब डीजल नहीं खरीदकर धन की बचत करने के साथ श्रम लागत और समय भी बचा रहे
रहे हैं। डीजल पर सामूहिक रूप से औसत वार्षिक बचत को देखते हुए किसानों को अंदाजित 9.13 लाख मासिक और वार्षिक 1.10 करोड़ रुपए तथा 20 लाख श्रम घंटे की बचत कर रहे हैं। साथ ही प्रति माह 3,000 कामकाजी घंटे और सालाना 36,000 घंटे की बचत होगी। इस पहल का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष लाभ यह है कि इसने कुछ खेती योग्य भूमि की उपयोगिता में वृद्धि की है, जो पहले सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण अनुत्पादक थी। डीजल से सौर तथा संक्रमण का पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डीजल पंपों के उन्मूलन से प्रति वर्ष गांव में 26,09,916 केजी कार्बन उत्सर्जन समाप्त हो गया है। भाड़ुत गांव के डीजल पंप मुक्त होने से गांव की 688 बीघा कृषि भूमि में खेती करने वाले 400 किसानों को लाभ हुआ है। इस योजना में 15 5 HP पंपों ने भूमि की सिंचाई की है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल की विशेषता वाली इस योजना के कार्यान्वयन से लागत और समय की बचत के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि हुई है। चलता था उसमें इंजन का धुआं और एक घंटा जो चलती थी डीजल इंजन, उसमें बहुत नुकसान हो रहा था, पॉल्यूशन का भी प्रॉब्लम हो रहा था, खर्च में भी ज्यादा हो रहा था। उसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि इसका कुछ करना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वप्न था और हम लोग ने भी सोचा, माननीय विधायक जी को बुलाया और हम लोगों ने मीटिंग की बात की है। उसके हिसाब से एक NGO संस्था के साथ मिल के हम लोगों ने जो ये जहमत उठाई, उसमें हम लोग को बहुत बेनिफिट हुआ। हमारे यहाँ के जो फार्मर है वो आर्थिक पगभर हुए और उसको मतलब बहुत बेनिफिट हुआ है। हमारे करीबन पहले जो डीजल मशीन से हमें खेत में पानी करते थे, तो कम से कम एक महीने का खर्चा था 3 से 4 हजार, तो वार्षिक खर्चा हमारा 80 से 1 लाख रुपया खर्चा डीजल में ही जाता था। और ये अभी सोलर के फायदा क्या हुआ है कि इसकी बचत हुई है और पॉल्यूशन का भी मुक्त हुआ है। पॉल्यूशन मशीन की धुआं से बहुत पॉल्यूशन होता था और समय में भी हमारा बचाव हुआ है। पहले मशीन से हमें जो पानी लेते थे ना, वहाँ एक घंटे में नहीं 6-7 घंटे लग जाते थे। अभी ये सोलर से जो हम पानी लेते हैं ना, उसमें 4 घंटे में ये पानी पा लेते हैं। जैसे सोलर यहाँ पे आई, जिसकी वजह से जो सिंचाई की जो यहाँ पे सुविधा हुई, जिसकी वजह से आज जो खेडूत है वो सालाना 3 यहाँ पे क्या पाक ले सकते हैं, फसल ले सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी आमदनी जो है उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। और साथ ही उसकी जो आर्थिक जो परिस्थिति है वो भी उसके अंदर का बहुत ही ज़्यादा सुधार आया है। और हम अभी देख सकते हैं, अभी जो गर्मी की सीजन आएगी, तो गर्मी के सीजन के अंदर भी यहाँ पे जो ये पाक है वो सारे के सारे पाक ऐसे ही आपको हरे भरे दिखेंगे। क्यों? इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे एक सोलर आई। सोलर की वजह से जो काम पूरे 1.5 दिन के अंदर होता था वो आधे दिन के अंदर ये सिंचाई हो जाती है। और देश के कई हिस्सों में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खुलने से किसानों को लाभ मिल रहा है। किसानों को खेती से जुड़े सामान और जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग दुकानों पर जाना पड़ता है, जिससे उनके समय और श्रम दोनों व्यर्थ होते हैं। इसलिए अब किसानों को खाद, बीज, खेती से जुड़े उपकरण, मिट्टी की टेस्टिंग और विभिन्न प्रकार की खेती किसानी से जुड़ी जानकारी एक ही छत के नीचे प्रदान करने के लिए PM किसान समृद्धि केंद्र योजना की शुरुआत की गई है, ताकि किसान भाइयों को खेती किसानी से जुड़ी जरूरत के सामान और जानकारी प्राप्त करने के लिए 2-3 दुकानों पर जाना न पड़े। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि मंगलवार को कुछ ही मंडियों में जीरा बिकवाली के लिए पहुंचा। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में जीरे के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां 7 नवंबर को जीरे का भाव रहा 22,000 रूपए। 8 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 22,000 रूपए पर हुए, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 नवंबर को जीरे का भाव था 22,100 रूपए। 8 नवंबर को इसके सौदों में 25 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 22,125 रूपए पर।
जीरे की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़क कर 2,16,996 टन पर आ गया। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी मक्का की बुआई के क्षेत्रफल में अब कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,20,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के दौरान 4 नवंबर तक रबी मक्का की बुआई 1,57,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मक्का की खेती 2,76,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं बात मक्का की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में 7 नवंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,983 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव में 27 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,010 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी लाल मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 8 नवंबर को देसी लाल मक्का 2,700 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 7 नवंबर को यहाँ मक्का का भाव था 2,110 रुपए। 8 नवंबर को इसके सौदे 90 रुपए लुढ़क कर 2,020 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही कमलागंज मंडी में मक्का के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 7 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1,975 रुपए। 8 नवंबर को इसके सौदों में 7 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,968 रुपए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में करीब 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल।
रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री ने कांगड़ा में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 5 साल बाद सरकार बदलने वाले रिवाज की आड़ में कांग्रेस ने कालाधन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। चंबी में चुनावी रैली में जाते हुए पीएम ने रास्ते में जा रही एम्बुलेंस के लिए अपना काफिला रोक दिया और पहले चिकित्सा वाहन के लिए रास्ता साफ कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बेंगलुरु में कंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। टर्मिनल 2 के उद्घाटन से हवाई अड्डे के चेक इन काउंटर और इसकी आवर्जन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ आतंकवाद के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने देश की सेवा को उनकी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि हम भारत के सभी नागरिकों की रक्षा करेंगे, चाहे वे तकनीक या न्यायिक सुधारों के मामले में हों। केरल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच घमासान तेज हो गया है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल कैबिनेट ने मोर्चा खोल दिया है। कैबिनेट ने राज्यपाल को यूनिवर्सिटी चांसलर के पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर ली है। नई दिल्ली से सांसद और भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की हवा खराब है, लेकिन केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वे झूठे वादे ही करते रहते हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।